हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और इसका आज ये 7th लेक्चर है, जिसमें कि हम सेकंड चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पार्ट 5th स्टडी करेंगे। यानी 5वां पार्ट है ये सेकंड चैप्टर का और सॉम का 7 लेक्चर है, जिसमें कि आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम डेरिवेशंस करेंगे। यानी सेकंड चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन हैं सभी डेरिवेशन को आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो क्लास थोड़ी सी आज बड़ी हो सकती है बिकॉज डेरिवेशन पार्ट है और डेरिवेशन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर हम कितने डेरिवेशन करने वाले हैं? 2 डेरिवेशन तो हम करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के, यानी जो हमारी आयतन विकृति होती है उसके 2 डेरिवेशन है। एक तो है एक्सियल फोर्स के लिए, जब हम किसी भी ऐसी बॉडी पर जिसका आयतन निकाल सकते हैं, जैसे हम क्यूबिक बॉडी कह दें, कोई घन के आकार की बॉडी है, अगर हम उस पर लगाते हैं एक्सियल फोर्स तो उसके कारण जो हमारी आयतन विकृति होती है डेल्टा बी अपॉन बी आपने पढ़ा था, तो इसके बराबर में ये फॉर्मूला आता है निकल के, इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक। दूसरा, अगर हम ट्राई एक्सियल फोर्स लगाएं, मतलब तीनों अक्ष पे फोर्स लगाएं, एक्स अक्ष पर भी, वाई अक्ष पर भी और जेड अक्ष पर भी, तो तीनों अक्ष पर फोर्स लगाने के कारण जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है ईबी बराबर, ये तो फॉर्मूला बेसिक है ही डेल्टा वी अपॉन बी, लेकिन इसके इक्वल में ये फॉर्मूला आएगा, तो इसका डेरिवेशन करेंगे। तो कोई सा एक डेरिवेशन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड ये आपके सिलेबस में भी है, तो इसलिए इसको हम कवर करेंगे आज के इसी लेक्चर में। एंड 2 डेरिवेशन ये हो गए। इसके बाद तीसरा डेरिवेशन हम करेंगे इन टॉपिक्स पर। किस पर? रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो मैंने ये फॉर्मूले आपको सभी, ये तीनों फॉर्मूले ये सभी आपको मैंने लेक्चर नंबर आई थिंक इसके पार्ट 3 में कराए थे। तो पार्ट 3 में मैंने आपको ये तीनों फॉर्मूले लिखवा दिए थे, लेकिन डेरिवेशन नहीं कराए थे। आज के इस लेक्चर में हम इन 3 डेरिवेशन को भी करेंगे कि ये फॉर्मूले आपको कैसे निकल के आते हैं। 2 डेरिवेशन ये हो गए, 3 डेरिवेशन ये वाले हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट के कल वाले लेक्चर में आप सभी से पूछा था कि आपके सिलेबस में इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट है या नहीं, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे हमारी बुक में नहीं है, कुछ कह रहे थे सर है। मैं फिर भी इन दोनों के डेरिवेशन भी करा देता हूं, नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, बाकी नॉलेज के लिए आप सीख सकते हैं। इन फ्यूचर आपको बीटेक में या फिर जेई में भी काफ़ी हेल्प करेगा ये। ठीक है। एंड 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं सिर्फ इस चैप्टर में। कौन कौन से? एक बचा है बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शंस, यानी कंपोजिट सेक्शन की मैं आप सबसे पूछ रहा था लास्ट लेक्चर में। आपने सबने कहा था कि सर हमारे बुक में कंपोजिट सेक्शन दे रखा है तो आप इसको करा दीजिए, तो मैं आपको ये भी कराऊंगा। एंड एक लास्ट टॉपिक है इसका थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस, यानी थर्मल स्ट्रेस बोल दो या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस कह दो, ये टॉपिक है। तो इस तरह से हमारे ये तो कुछ डेरिवेशन है और 2 ये टॉपिक हैं। कोशिश करूंगा इसी लेक्चर में पूरा करा सकूं, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्लास, थोड़ा बड़ा पार्ट है। इसके बाद क्या होगा, जो सेकंड चैप्टर है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी फॉर्मूले, सभी डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, केवल बचेंगे न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल को हम पार्ट 6 से स्टार्ट कर लेंगे कल के लेक्चर से, और लगभग 2 से 3 लेक्चर में सभी न्यूमेरिकल जितने भी हैं 20-30 न्यूमेरिकल मैं सारे सॉल्व करा दूंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो आज की क्लास में कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को ही हम खत्म कर लें। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये एक बारी फॉर्मूला आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनके डेरिवेशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट हेडिंग लिख लेंगे डेरिवेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्त समझते हैं कि करके सभी डेरिवेशंस को। तो सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग मैंने आपके सामने लिख दी है, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति का डेरिवेशन। आपको आयतन विकृति मैंने पहले पढ़ा रखा है, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ा रहा था, वहाँ मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखवाई थी कि आयतन में परिवर्तन और वास्तविक आयतन के अनुपात को हम आयतन विकृति कहते हैं। सिर्फ इतना बताया था, ये नहीं बताया था। ठीक है, तो आज हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा वी अपॉन बी, इसके बराबर में ई मतलब स्ट्रेन होता है विकृति, ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू। अच्छा, कुछ बुकों में ये 2 म्यू की जगह पर 1/m होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था जो पॉइजन रेशियो म्यू होता है इसी को हम क्या कहते हैं, म्यू कह दो या फिर आप 1/m कह दो। अगर आप यहाँ 1/m लिख देंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू ई ब्रैकेट में 1 - 2/m। तो कुछ बुकों में ये भी फॉर्मूला आपको डेराइव करने को दे सकता है 2/m, या तो 2/m लिखा होगा यहाँ पर या फिर 2 म्यू लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कुछ बुकों में ये भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अब हम इसके। मैंने यहाँ पर म्यू लिख दिया सिंपल। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आयतन है ये,
आयतन विकृति का मतलब हमें कोई एक ऐसी बॉडी लेनी है जिसका कुछ वॉल्यूम हो, और आयतन हमेशा 3D बॉडी का ही हो सकता है जिसकी कुछ थिकनेस या कुछ मोटाई हो, उसी का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बॉडी ले ली। कैसी बॉडी है? आपकी घन के आकार की बॉडी है या घनाभ के आकार की कह सकते हैं, जिसके सभी फेस रेक्टेंगुलर हैं, आयताकार काट कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो आयताकार काट हमने लिए जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, मोटाई क्या है? T है, और हमने इस पर एक्सियल फोर्स लगाया है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आता है हमारा, ये वाला फॉर्मूला आता है दोस्त वाई एक्सियल फोर्स। किसके कारण? अक्षीय बल के कारण, एक अक्षीय बल के कारण वाई एक्सियल फोर्स। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर वाई एक्सियल फोर्स। पहले हम एक्सियल फोर्स की स्टडी कर लें, फिर हम ट्राई एक्सियल की करेंगे, ठीक है। हिंदी में अक्षीय बल, अक्षीय बल। चलिए तो स्टार्ट करें फिर इसको। तो सबसे पहले आप छोटी छोटी थ्योरी के पॉइंट लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ क्या। माना या ऐसे लिख दीजिएगा, चित्र में एक घनाभ दिखाया गया है या एक आयताकार काट, ऐसे लिखिएगा। माना चित्र में एक आयताकार काट दिखाई गई है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B तथा मोटाई T है। इतना लिख लेंगे क्या? चित्र में एक, लिख लीजिए साथ साथ, चित्र में एक आयताकार काट दिखाई गई है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और मोटाई T है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या। लेट कर लिया आपने। लेंथ कितनी है बेटा? L है। और विड्थ कितनी है? विड्थ कह दो या ब्रेथ कह दो, एक ही मतलब है। चौड़ाई B है। एंड थिकनेस, मोटाई, थिकनेस कितनी है बेटा? थिकनेस T है, ठीक है। इसके अलावा पॉइजन रेशियो, हिंदी वाले बच्चे आप इसको लिख लीजिएगा, पॉइजन अनुपात। पॉइजन रेशियो मान लिया, यानी जिस किसी भी मटेरियल का ये बॉडी बनी हुई है उस पदार्थ का पॉइजन अनुपात आपने म्यू मान लिया, या फिर आप दोस्त 1/m भी मान सकते हैं, ठीक है। ये चार चीज़ आपने मान ली, जो फॉर्मूले मारा था उसके करेस्पॉन्डिंग हमने ये कुछ टर्म मान लिए पहले ही, ठीक। इतना मानने के बाद आप सभी जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है हमारा, वॉल्यूम मतलब बेटा हिंदी में आयतन कहते हैं। जो आयतन होता है जिसे हम B से दर्शाएंगे, बिकॉज हमें आयतन चाहिए और डेल्टा भी चाहिए। तो आयतन आप सभी जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू मोटाई, ये होता है। इतना तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई, इन तीनों के गुणनफल को ही आयतन बोलते हैं। हमें अब B तो मिल गया, अब क्या चाहिए? डेल्टा भी चाहिए। जब भी आप कोई डेरिवेशन करने बैठे हैं तो आप फॉर्मूले में देखें क्या क्या आपको लाना है, वही चीज़ लिखते जाएं। आयतन चाहिए था, लिख लिया। डेल्टा B चाहिए, अब डेल्टा B कैसे निकालेंगे? तो इसका कर दो डिफरेंशियल। यहाँ लिखेंगे आप पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। बेटा पार्शियल डिफरेंशियल को हिंदी में आंशिक अवकलन कहते हैं, आंशिक अवकलन। सिविल वाले बच्चों को शायद आंशिक अवकलन नहीं आता होगा, लेकिन मैकेनिकल का जो इस बार 3rd सेमेस्टर का मैथ है बेटा, आपके सिलेबस में 5वां जो चैप्टर है वो आंशिक अवकलन का ही है। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ में भी, जैसे हमारा चल रहा है, अभी 2nd चैप्टर चल रहा है इस समय, तो बहुत जल्दी 5वें चैप्टर तक भी पहुंच लेंगे, तो हम वहाँ आपको आंशिक अवकलन पूरा पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ पर इसका करना है पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल की सबसे खास बात क्या है, आप नॉर्मल डिफरेंशियल करते हैं उसमें d/dx लिखते थे, लेकिन यहाँ पर आपको d नहीं लिखना होता, यहाँ पर डेल बनाना होता है। क्या? डेल्टा बोलते हैं उसको। आप इस तरह डेल बना दीजिएगा, इस तरह से डेल, ठीक है। ये तो आप डेल भी कर देंगे इधर बराबर। इस साइड का जब आप डिफरेंशियल करेंगे दोस्त, तो जो l है पहले l का कर लेंगे तो डेल l हो जाएगा, बाकी दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ये इसका रूल भी होता है, अगर कोई भी 2 या 3 वेरिएबल एक साथ गुणा में दे रखे हों तो एक का करते हैं डिफरेंशियल, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखते हैं। ऐसे प्लस करके अब आप b का कर दीजिए, किसका? b का कर दिया आपने, इंटू में l और t को कांस्टेंट रखा। अगली बार t का कर दीजिए, t का डेरिवेटिव कर दिया और l और b को कांस्टेंट रखा। सभी को समझ आया? एक एक करके तीनों का कर दिया, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखते गए। यहाँ से आगे डेल v मिल गया। अब डेल v अपॉन b को कहते हैं हम EV, तो हम जब EV यहाँ से निकालेंगे दोस्त, EV बराबर क्या आता है? डेल v अपॉन v होता है। तो हम डेल v में b से डिवाइड करना है आपको। यहाँ डेल्टा लिखा है, अभी के लिए मैं डेल्टा और डेल एक ही मान ले रहा हूँ, इसको डेल बना दे रहा हूँ, ठीक है, डेल। तो आप इसमें क्या करेंगे दोस्त, इसमें आपको b से डिवाइड कर देना, यही तो मतलब हुआ इसका। आपको चाहिए था क्या? आपको डेल्टा b अपॉन b चाहिए, तो इसमें b से डिवाइड कर दो, सिंपल, डेल v अपॉन b हो गया। जब आप इसमें b से डिवाइड करेंगे, ये l है इंटू में b t, आप b की वैल्यू रख दो यहाँ पर। b की वैल्यू क्या है? एल वी टी है, ऊपर दिख रहा है ये रहा एल बी टी, प्लस यहाँ भी डेल v l इंटू टी है। डिवाइड किससे करेंगे आप? एल वी टी से,
एल वी टी आपने डिवाइड कर दिया, प्लस यहाँ भी डेल टी और एल वी टी इससे डिवाइड कर दिया। देखो क्या क्या कट गया आपका, यहाँ पर डेल एल लिखा है तो डेल एल तो सुरक्षित रहेगा, बाकी बी और टी कट जाएंगे, बी और टी ये पूरा दोनों कट गया आपस में। यहाँ पर क्या कटेगा, एल और टी कटेंगे, एल और टी कटेंगे, ठीक। यहाँ क्या कटेगा, ये पूरा नहीं लिखा नीचे, एल वी टी यहाँ भी तो लिखा जाएगा, यहाँ भी आपका एल और बी कट जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी बच गया। तो बच क्या गया आपके सामने, यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर क्या बच गया दोस्त, हाँ यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ बच गया आपका डेल वी अपॉन वी बराबर, इधर बचा डेल एल अपॉन एल प्लस में डेल वी अपॉन में बी बचा, बी प्लस में डेल टी अपॉन में टी बचा, ये बच गया आपको सपोज, ठीक है, ये वाला। अब आपको यहाँ से समझना ध्यान से क्या है, ध्यान से समझिएगा दोस्त। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि डेल बी अपॉन बी किसे कहते हैं, आप डेल बी अपॉन बी कहते हैं आयतन विकृति को, आप आयतन विकृति ई बी बोल सकते हैं, बराबर डेल एल अपॉन एल क्या है, यहाँ पर एल मतलब लंबाई है, लंबाई की डायरेक्शन में ही आपने फोर्स लगा रखा है, तो ये लंबाई एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष में जो विकृति आई है वो उसे ई एक्स कह दिया आपने, प्लस बी वाला कौन सा है, बी आपकी चौड़ाई है, इसके अलोंग आपने वाई एक्स मान रखा है, तो डेल ये ई वाई की वैल्यू हो गई, प्लस में टी यानी डेल्टा टी अपॉन टी क्या हो जाएगा, ये भी ये सब विकृति होती है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन ब्रेथ अपॉन ओरिजिनल ब्रेथ, यानी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, आप एक तरह समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ई जेड हो गया, तो ई बी का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ये आपने एक इक्वेशन बना ली, पहला समीकरण आपको यहाँ से मिल गया। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है, बस अब थोड़ा सा और बचा है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा आंसर। ये बताइए इतना समझ आया ना, तो मैं यहाँ से इधर वाला पार्ट रफ करने जा रहा हूँ, आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। हटा दें, मैं इसको हटा रहा हूँ इधर वाला पार्ट पूरा। अब देखिए, देखेंगे अब आप सबको इतना पता है, हमने क्या पढ़ा है, पॉइजन रेशियो जो होता है, क्या पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो लिख दीजिएगा क्या, चूंकि यह हम जानते हैं कि पॉइजन रेशियो माइनस में क्या होता है, ऊपर रहता है आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन नीचे रहता है बेटा लीनियर स्ट्रेन, लीनियर कह दो या लॉन्गिट्यूडनल कह दो, एक ही मतलब है। हिंदी वाले बच्चे बोल सकते हैं पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति अपॉन इसे क्या बोलते हैं, रेखीय विकृति कह दो, या आप रैखिक विकृति कह दो, या फिर आप अनुदैर्ध्य विकृति भी बोल सकते हैं बेटा, अनुदैर्ध्य विकृति भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, रैखिक या अनुदैर्ध्य विकृति। देख लेना है रैखिक लिखा हुआ है, थोड़ा ओवरफ्लो कर गया है मार्कर, रैखिक, ठीक है, इन दोनों के अनुपात को। तो हम यहाँ से पॉइजन रेशियो को म्यू बोलते हैं, तो म्यू बराबर आप क्या बोल सकते हैं, माइनस में ऊपर लेटरल स्ट्रेन है, पार्श्व विकृति है, पार्श्व विकृति, या फिर एक लाइन शॉर्ट कर देना, इतना तो आपको पता ही है, सिंबल है ये, मैं यही लगा दे रहा हूँ म्यू को, ये म्यू होता है बराबर। अब देखिए यहाँ से आप लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आएगा, यानी पार्श्व, हिंदी में लिख दें पार्श्व विकृति, इंग्लिश में आप लोग लेटरल स्ट्रेन कह सकते हैं। इस लीनियर को इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस में म्यू है ये, इनटू में लीनियर स्ट्रेन यानी रैखिक विकृति या अनुदैर्ध्य विकृति भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या बोल देंगे, लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू माइनस म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन। अब आप यहाँ डायग्राम में देख के बताइए इनमें कौन सा लीनियर है और कौन सा आपका लेटरल है। तो जो एक्स अक्ष पर जो फोर्स लगाया है लेंथ वाला, लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेन होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन या फिर रैखिक विकृति, ठीक है। बाकी जो दोनों बच गए बी और टी वाला, बी वाला और टी वाला, ये दोनों लेटरल होंगे, क्या होंगे, लेटरल होंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि आप अगर डेल बी अपॉन बी निकालेंगे, डेल लगा दो यहाँ, डेल बी अपॉन बी, या फिर आप डेल टी अपॉन टी, ये दोनों क्या है, ये पार्श्व विकृति हैं, ये माइनस आएंगी किसके बराबर, माइनस म्यू इंटू लीनियर क्या है बेटा, डेल एल अपॉन एल के। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, हमने बोला जो डेल बी अपॉन बी बराबर डेल टी अपॉन टी, ये किसके बराबर आएंगे आपके, ये भी लेटरल है, ये भी पार्श्व विकृति है, ये भी पार्श्व है। पार्श्व किसे कहते हैं, लेंथ के अलावा बाकी जितनी डायमेंशन है ना उन सब में जो स्ट्रेन होगा वो हो जाएंगे पार्श्व। तो अब इनकी वैल्यू, इसको हमने क्या बोला है, बी वाले को वाई बोला था, बी वाले को ई वाई बोला है, तो ई वाई बोल सकते हैं आप इसको। टी वाले को हमने क्या बोला, टी वाले को जेड बोला है, ई जेड बोल सकते हैं, तो माइनस म्यू, और एल वाले को हमने ई एक्स बोला है। समझ पा रहे हैं।
तो ई वाई और ई जेड की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दो आप इक्वेशन फर्स्ट में। क्या कर दो? पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्त? ई वी इक्वल टू ई एक्स तो है ही पहले से, अब यहाँ पर ई वाई की वैल्यू क्या है? ई वाई की वैल्यू भी माइनस म्यू इंटू ई एक्स है, एंड ई जेड की वैल्यू भी यही है सेम, माइनस म्यू इंटू ई एक्स है। सभी को समझ आ रहा है? पूरे में से ई एक्स कॉमन ले लो, ई भी बराबर क्या आ जाएगा? ई एक्स आ गया और 1 माइनस म्यू, और यहाँ भी बचा म्यू, ठीक है ना। तो क्या बच गया आपके सामने? यहाँ से आपको मिल गया दोस्त, यहाँ से आपको क्या मिल गया? जो आपका ई वी आएगा बराबर आ जाएगा ई एक्स 1 माइनस म्यू और म्यू मिलकर दोस्त 2 म्यू हो गया, ये आ गया, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसी को? ई वी बराबर ई एक्स 1 माइनस 2 अपॉन एम भी आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि म्यू या 1 अपॉन एम को ही हम पॉइजन रेशियो कहते हैं। यही आप सभी को डेरिवेशन करना था, मिला लीजिए, यही लाना था ना आपको। यहाँ केवल ई लिख दिया, ई मतलब यहाँ पर केवल लीनियर स्ट्रेन है, जो कि आपके सामने ई एक्स लिखा हुआ है, एक्स डायरेक्शन में जो आया है, या आप ई एक्स बराबर डेल एल अपॉन डेल एक्स कह सकते हैं, ठीक है, डेल एल अपॉन एल कह सकते हैं। तो डेल्टा बी अपॉन बी बराबर आपका फॉर्मूला आ गया ना, ई बी और डेल बी अपॉन बी एक ही होता है सेम। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को डेरिवेशन समझ आ गया होगा, थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ट्राई एक्सियल वाला कराता हूँ, जब तीनों अक्षों पे फोर्स लगे होंगे, उसको भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इसको रफ करें, चलिए मैं देख लूँ एक बार, दिख रहा है क्लियरली? हाँ जी, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसको रफ करते हैं और बात करते हैं ट्राई एक्सियल के बारे में, ठीक है। ट्राई एक्सियल हटाएं, देखिए ट्राई एक्सियल हेडिंग लिख लीजिए सभी लोग, सेम यही रहेगा, फॉर्मूला यहाँ से बदल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से फॉर्मूला आपका बदल जाएगा। अब क्या बनेगा फॉर्मूला दोस्त? अब फॉर्मूला आपका इस बार चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ये चीज़ पीछे आएगी, बट उससे पहले आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा? मैं सीधे ये लिख दूँ, डेल बी अपॉन बी को हटा दे रहा हूँ, सिंपल इसे लिख दे रहा हूँ। क्या यहाँ आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में कैपिटल ई, और इधर ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। इस बार ये फॉर्मूला आएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है दोस्त? ये आपका बी वाला डेरिवेशन है, जो कि ट्राई एक्सियल के लिए है। ये बी वाला है फॉर ट्राई एक्सियल फोर्स। अगर इस पर ट्राई एक्सियल फोर्स लगे हुए हैं, ट्राई एक्सियल मतलब एक्स अक्ष की डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लग गया, मतलब एक्स एफ जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है सिग्मा एक्स, एक्स अक्ष पे कौन सा? सिग्मा एक्स। वाई की डायरेक्शन में मान लिया, ये जेड मान रखा अपना, जेड मान लो, ये सिग्मा जेड उत्पन्न हो रहा है, जेड की डायरेक्शन में सिग्मा जेड। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा वाई एक्स हम ऊपर दिखाते हैं इस तरह से, आप कह रहे होंगे इधर तो सर हम एक्स अक्ष लेते हैं, इधर वाई एक्स लेते हैं। तो बेटा एक्स वाई और जेड तीनों ये परपेंडिकुलर होते हैं, कोई सा भी कहीं भी आप ले सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। कुछ बुकों में इसको वाई लिखा होगा, कुछ में जेड, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपका मन है आप इसे वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है आपका ये वाला, इस साइड को जो लग रहा है, कौन सा? वाई एक्स वाला है, तो आप इसको सिग्मा वाई बोल सकते हैं, सिग्मा वाई इधर को जो लग रहा है। इस तरह से आपने तीनों फोर्स लगा दिए, ठीक है। मतलब तीनों अक्ष पे लग रहे हैं, एक्स अक्ष पे सिग्मा एक्स, वाई अक्ष पे सिग्मा जेड, ये जेड अक्ष पे सिग्मा जेड, वाई अक्ष पे सिग्मा वाई, ठीक है। इन दोनों को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, चाहे तो आप चेंज कर लीजिएगा इन दोनों को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ट्राई एक्सियल के कारण जो आपका आयतन विकृति आता है वो ये आता है, इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जैसे आपने अभी किया था सेम वैसे ही सब कुछ करना है। पहले आप क्या निकालेंगे दोस्त? यहाँ पर देखिए स्ट्रेस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर निकालेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, स्ट्रेन निकालेंगे तीनों अक्ष पे, एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे और जेड अक्ष पे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हिंदी में कह देना आप एक्स अक्ष में विकृति। एक्स अक्ष पे विकृति को हम ई एक्स बोलते हैं। ई एक्स बराबर कितना आएगा? आप सभी ने हुक्स लॉ पढ़ा है, और हुक्स लॉ में आप सब ने देखा है सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई होता है। तो सिग्मा बराबर कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई आता है। कैपिटल ई को इधर ले जाओ तो सिग्मा अपॉन ई बराबर क्या आ गया? स्मॉल ई।
तो स्मॉल ई की जगह मैं सिग्मा अपॉन ई लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा अपॉन ई। सभी को समझ आ रहा है ये चीज़ दोस्त? ई बराबर सिग्मा अपॉन ई होता है, ठीक है। अभी हमने एक्स ले रखा था, ई एक्स अपॉन ई कहेंगे। क्लियर ना? ये मैं हटा रहा हूँ। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना, जब आप एक्स अक्ष पर फोर्स लगा के खींच रहे हैं इस तरह से, तो बाई और जेड वाली डायरेक्शन में, वाई वाली डायरेक्शन में और जेड वाली डायरेक्शन में क्या होगा? कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी मतलब हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कौन सा? यहाँ पर पॉइजन रेशियो म्यू के साथ लेते हैं। आपको बताया भी था, जस्ट पीछे ही बताया है अभी। यहाँ पर जब मैं कर रहा था सॉल्व तो मैंने क्या बोला था? ई एक्स की उसकी ई बाई और ई जेड की वैल्यू क्या आई थी? माइनस में म्यू इंटू ई एक्स आया था। तो वही चीज़ है, माइनस में म्यू इंटू ई एक्स मतलब क्या है? आप अब ये बाई और जेड वाला ले लो, सिग्मा बाई अपॉन ई। ऐसे ही माइनस में जेड वाला ले लो, म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन कैपिटल ई। ये चीज़ समझ आ रही है दोस्त? इसी तरह से आपको क्या करना है? इसी तरह से सेम आपको लिखना है स्ट्रेन इन वाई एक्सिस। स्ट्रेन इन या तो वाई डायरेक्शन लिख लेना आप, या वाई एक्सिस की तरफ जो स्ट्रेन है यानी ई वाई। अब बाई पे जब फोर्स लग रहा है तो बाई की तरफ क्या आपका बाई वाला सिग्मा वाई वाले को पॉजिटिव लेंगे आप, सिग्मा वाई अपॉन ई। बाकी दोनों को नेगेटिव। किस किस को? सिग्मा एक्स अपॉन ई को एंड सिग्मा जेड अपॉन ई को। यहाँ तक समझ आया? सेम आप यहाँ पर कह सकते हैं क्या? स्ट्रेन इन जेड एक्सिस या जेड एक्सिस या जेड डायरेक्शन, कुछ भी बोल दीजिए। तो सिग्मा जेड क्या आ जाएगा यहाँ से? सिग्मा जेड ई जेड आ जाएगा, सिग्मा जेड अपॉन कैपिटल ई माइनस म्यू इंटू जेड पॉजिटिव है, बाई और एक्स वाला कैसा रहेगा? नेगेटिव। ये भी, और म्यू इंटू बाई वाला, ये वाला भी, ये वाला भी, दोनों नेगेटिव। समझ आया? देखो मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको। जब एक्स अक्ष वाला मतलब ई एक्स निकालना है तो इस केस में सिग्मा एक्स वाला पॉजिटिव, बाई वाला जेड वाला नेगेटिव, लेकिन म्यू के साथ लेना है, ठीक है। एंड बाई वाले में बाई वाला पॉजिटिव और एक्स और जेड वाला नेगेटिव, लेकिन म्यू के साथ लेना, क्योंकि म्यू पॉइजन रेशियो होता है। जेड में क्या करना है? जेड वाला पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव, लेकिन म्यू के साथ लिखने हैं। तीनों आगे निकल के। अब मैं यहाँ बोलूँ टोटल स्ट्रेन क्या आएगा आपका? टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आप सभी ने अभी जस्ट पीछे देखा था आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेटा ई वी बराबर क्या था? जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा था पिछले डेरिवेशन में, क्या था वो? ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, यही था। तीनों की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ई एक्स ई वाई ई जेड के, तो आपको क्या मिल जाएगा? ई बी मिल जाएगा। तो ई बी बराबर ई एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? ये वाली। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ से दिख रहा है नीचे तक, देखें एक लाइन लिख सकते हैं ना, एक बार चेक कर लें। हाँ लिख जाएगा। चलिए कोशिश कीजिएगा समझने की, ठीक है। थोड़ा बड़ी लाइन रहेगी बिकॉज इतनी सारी वैल्यूज एक साथ रखनी है। ई बी बराबर ई बी बराबर पहली वैल्यू ई एक्स की ये वाली रखनी है आपको, रख दीजिए सिग्मा एक्स अपॉन कैपिटल ई माइनस, अच्छा इन सब में नीचे तो ई आ रहा है, मैं एक साथ लिख दूँ क्या? है एक साथ लिख देते हैं ना, जिससे आपको थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये। ई बी बराबर ई एक्स की वैल्यू में सब में नीचे ई है, मैं सबका एलसीएम ले ले रहा हूँ। ऊपर क्या हो जाएगा आपका? ये सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन में ई, ये बेटा ई एक्स की वैल्यू है, प्लस ई वाई की वैल्यू भी इस तरह बाई वाला पॉजिटिव लेना है इसमें, सिग्मा वाई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड, ठीक है बेटा। नीचे इसके ई है, ये बाई वाली वैल्यू प्लस जेड वाली वैल्यू ये वाली है, सिग्मा जेड अपॉन में ई माइनस म्यू इंटू में सिग्मा एक्स, हाँ एक साथ ले रहे हैं ना, तो इसको भी एक ही साथ लिख दीजिए, एक ही साथ लिख दीजिए इसको भी, सिग्मा जेड माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई, और नीचे क्या है आपका? कैपिटल ई। अब क्या करेंगे? तीनों में नीचे ई आ रहा है, मतलब ये सिग्मा ई एक्स की वैल्यू है, ये ई वाई की वैल्यू है, ई जेड की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? मैं सिर्फ अब ये डायग्राम मिटा दूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, ताकि क्लियर हो जाए। या मैं ऊपर वाली लाइन को मिटा रहा हूँ, ई एक्स ई वाई और ई जेड की वैल्यू जो है, इनको मिटा के यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुत टफ नहीं है, बस आप डेरिवेशन के नाम से डर जाते हैं, है आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आप ई बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ई बी बराबर नीचे तो सबके नीचे तो बेटा क्या आएगा? कैपिटल ई आएगा। ऊपर क्या बचा? ध्यान से देखिए, ई एक्स ई वाई ई जेड सिंगल सिंगल तीनों प्लस में है, एक साथ लिख सकते हैं आप क्या? ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड लिख सकते हैं। अब क्या रह गया आपका? देखिए म्यू सिग्मा वाई एक बार
और म्यू सिग्मा बाई दूसरी बार, तो माइनस में 2 इंटू म्यू सिग्मा बाई। यहाँ तक समझ आया। ऐसे ही बाई के बाद जेड वाला देखिए, एक बार जेड वाला माइनस का, दूसरी बार माइनस का जेड वाला, ये रहा, तो माइनस में 2 म्यू इंटू सिग्मा जेड। ऐसे ही आप एक्स वाला भी देख लीजिए, माइनस में एक्स वाला देखिए, यहाँ तो है नहीं, एक ये रहा एक्स वाला और एक ये रहा, 2 ही बार एक्स वाला है, तो 2 म्यू इंटू सिग्मा एक्स। इतना बताइए, समझ आया सभी को। यहाँ से आगे देखिए क्या हो गया, ये एक्स बाई जेड वाला है, इसको अलग कर लो, ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ठीक, माइनस अलग कर लिया ब्रैकेट में, माइनस। यहाँ से आप 2 म्यू कॉमन ले सकते हैं दोस्त, 2 म्यू आपने कॉमन लिया, क्या बचेगा, सिग्मा वाई बचा इधर, प्लस माइनस बाहर ले लिया ना, प्लस बचेगा सिग्मा जेड, प्लस ये क्या बचा, सिग्मा एक्स बचा। सभी को समझ आ रहा है। अपॉन में कैपिटल ई, यहाँ से दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन आ जाएगा, ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरे में क्या बचेगा दोस्त, 1 माइनस 2 म्यू, क्योंकि यहाँ तो 1 था, इसके आगे जब कुछ ना है तो 1 ले लेंगे, 1 माइनस 2 म्यू दूसरे ब्रैकेट में आ गया। नीचे क्या है दोस्त, अपॉन में ई है, अपॉन में ई पूरे के नीचे लिख दो या केवल यहाँ लिख दो, आपकी चॉइस, चाहे यहाँ लिख दो, ठीक है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया, आपको दिख रहा होगा, आप सभी को क्लियरली समझ आ रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको मिल चुका है जो चाहिए था, ठीक है। या इसको यहाँ से ब्रैकेट हटा के सेम मिल गया आपको, क्या मिल गया, ई बी का फॉर्मूला दोस्त मिल गया आप सभी को, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख लीजिए, इसको नीचे लिख लीजिए, किसको, 1 माइनस 2 म्यू को। तो यहाँ से जो आपको फॉर्मूला निकाल के लाना था, ये मिल गया ट्राईएक्सियल फोर्स वाला। अब बताइए, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सिंपल थे ना, तो आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये हो गया ट्राईएक्सियल का। अब आपको इन फ्यूचर अगर कोई फॉर्मूला समझ नहीं आता, आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, तो 3 अक्ष वाले में इन तीनों को लिखिएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन कैपिटल ई, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। लिख तो गया ना आपका, ये मैं नीचे की लाइन मिटा दूँ। अब अगर यहीं से ये तो 3 अक्ष वाला हो गया, अगर आपसे कहा जाए मुझे केवल एक अक्ष का बताना है, एक्सियल फोर्स का बताना, आप इसी से एक्सियल का भी निकाल सकते हैं। एक्सियल का अगर आपको निकालना हो दोस्त, कौन सा, यूनी एक्सियल भी कह सकते हैं आप, या केवल एक्सियल कह सकते हैं। एक अक्ष पर अगर ये लग रहा होगा तो ई वी बराबर आ जाएगा, केवल एक का ले लो, यहाँ से सिग्मा एक्स अपॉन ई ले लो, बाकी दोनों को, बाई और जेड वालों को हटा दो, 1 माइनस 2 म्यू, यही तो है। सिग्मा अपॉन ई आप सभी जानते हैं, स्मॉल ई होता है, क्या होता है दोस्त, स्मॉल ई होता है, एक्स की डायरेक्शन में तो एक्स लिख दिया, 1 माइनस 2 म्यू। यही आपका एक्सियल वाला फॉर्मूला आया था, तो इससे ये भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। 3 वाले में तीनों को जोड़ के लिख देना है, एक वाले में सिंगल एक लेके लिख देना, ठीक है। इसी फॉर्मूले को दूसरे टाइप से आप लिख सकते, ये तो कौन सा था, एक्सियल वाला, इससे पुराना वाला जो भी किया था उसे कैसे लाते, ठीक। इसी से आप क्या, इसको किस फॉर्म में और लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ई बी बराबर बेटा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड और 1 माइनस 2 म्यू, इस फॉर्म में भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा वाई अपॉन ई, सिग्मा जेड अपॉन ई, तो हमने क्या कर दिया, एक साथ अलग अलग कर लिया। ऐसे भी कर सकते हैं आप 3 के लिए। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, सिंपल, आप उसको ही लिख लीजिएगा, यही आपको डेराइव करना था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। आपके बुक में बस यहाँ पर म्यू की जगह 1/m हो सकता है, ठीक है। तो अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंशन के दोनों डेरिवेशन समझ गए सभी दोस्त। अब इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, जो इलास्टिक कांस्टेंट के डेरिवेशन है, ठीक है। तो इलास्टिक कांस्टेंट के 3 डेरिवेशन है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, तो मैं उन्हें भी सॉल्व करता हूँ और इसको रफ करते हैं पहले, ठीक है। हटा दें इसे, चलिए। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा डेरिवेशन देखते हैं अपना, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई एंड बल्क मॉडुलस के, यानी ई और के में रिलेशन पर आधारित डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। यानी जो मैंने आपको सेकंड टॉपिक लिखा था इलास्टिक कांस्टेंट में रिलेशन, तो इलास्टिक कांस्टेंट में 3 अलग अलग रिलेशन थे, जिनमें से कि पहला रिलेशन हमारा ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू है, इसका डेरिवेशन करते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्त के लिखा हुआ है, के। ई तो आप सभी जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ई, ठीक है। एंड जो बल्क मॉडुलस के होता है, आप सभी ने के का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसे हम ई बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ई बी बोलते हैं। ये के का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा हो गया अपॉन में ई बी। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। तो अब इसका डेरिवेशन करने के लिए हमने एक क्यूब कंसीडर कर लिया, क्या लिया, क्यूब लिया, यानी घन ले रखा है। क्यूब एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर गहराई तीनों बराबर होते हैं, ठीक है।
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या फिर आप इसे मोटाई भी कह सकते हैं, ये तीनों इक्वल होते हैं। तो हमने क्या लिखा, हम आप इसमें लिख सकते हैं चित्र में एक घन यानी क्यूब दिखाया गया है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई l है, यानी कि इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, l है। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू l, लिख लेंगे ना ऐसे सिंपल। क्या लिखेंगे, चित्र में एक क्यूब दिखाया गया है और इसकी प्रत्येक साइड कितनी है, l लेंथ की है, ठीक है। एंड इसके सभी फेस सेम है, मैं लिख देता हूं यहां पर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, ईच साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की प्रत्येक साइड की लंबाई l है। एंड ऑल फेसेस आर सेम, एंड ऑल फेसेस आर सेम। एंड इसके दोस्त सभी फलक कैसे हैं, सभी फलक समान है। अब जब इसके सभी फलक सेम कह दिए यहाँ पर क्वेश्चन में, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर जो x अक्ष की डायरेक्शन में स्ट्रेस है एंड y अक्ष की डायरेक्शन में, अच्छा इधर लिख देते हैं थोड़ा नीचे, बिकॉज यहाँ आ नहीं पाएगा ये, तो मैं यहाँ से हटा के इधर लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है ना क्लियरिटी का, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो सिग्मा x, इसलिए जब सभी फेस इक्वल होगा तो सभी फेस पर स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी। सिग्मा x इक्वल टू होगा सिग्मा y इक्वल टू होगा सिग्मा z, ये सभी सिग्मा के बराबर हो जाएंगे। यानी जो स्ट्रेस आपने ले रखे हैं सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z, ये तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे आपस में। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन में क्या कह दिया कि इसके सभी फेस सेम हैं, एक जैसे फेस हैं सभी, तो इसलिए स्ट्रेस भी सभी पे बराबर होगा। इतना समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। अब यहाँ से आगे जस्ट अभी आपने क्या देखा था, आपने देखा था स्ट्रेन, जैसे पीछे किया था सेम वैसे ही, स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आता है उसे ई एक्स बोलते हैं दोस्त। ई एक्स का फॉर्मूला जस्ट पीछे आपने क्या पढ़ा था, सिग्मा एक्स अपॉन में कैपिटल ई, माइनस में लिखते थे आप म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन में कैपिटल ई, माइनस में लिखते थे म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन में कैपिटल ई, ये लिखते थे आप सभी। यानी यहाँ पर सिग्मा एक्स बाई जेड सभी सिग्मा के बराबर हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ई एक्स बराबर क्या बोल सकते हैं, इसको लिख दीजिए, नीचे तो सभी के ई लिख लीजिए दोस्त, सभी जगह ई लिख दिया। सिग्मा एक्स को भी सिग्मा लिख दो, माइनस म्यू इंटू इसको भी सिग्मा लिख दो, माइनस ये वाला भी म्यू इंटू सिग्मा लिख दो। मतलब सिग्मा एक्स बाई जेड सबकी जगह पर सिग्मा लिख दिया, क्योंकि सभी जगह इक्वल था। पूरे में से आपने सिग्मा ले लीजिए कॉमन, ठीक है। जब आप कॉमन लेंगे सिग्मा, तो यहाँ से ई एक्स क्या आ जाएगा दोस्त, सिग्मा बाहर आ गया, 1 बचेगा, 1 म्यू 2 म्यू, तो माइनस में 2 म्यू आ गया, 2 म्यू, और अपॉन में कितना आ जाएगा ई। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त, ये किसकी वैल्यू आ गई, ई एक्स की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम निकालेंगे ई वाई की वैल्यू, इसको लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट तो आपको लेते चलना साथ साथ, क्योंकि डेरिवेशन है, थोड़े से लेंदी होते हैं, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ। स्ट्रेस इन एक्स अक्ष निकाल लिया आपने, अब लिखेंगे स्ट्रेस इन वाई एक्स, स्ट्रेन इन वाई एक्सिस या वाई डायरेक्शन भी आप बोल सकते हैं, यानी ई वाई निकालेंगे, क्या आएगा दोस्त, सिग्मा वाई अपॉन ई पॉजिटिव रहेगा, माइनस में म्यू सिग्मा। अब आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है, एक और डेरिवेशन कराएंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, इसलिए मैं सभी डेरिवेशन एक ही टाइप से करा रहा हूँ, ताकि आपको कोई कैसी भी कन्फ्यूजन ना हो। अब ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, सभी जगह सिग्मा लिख दीजिए, क्योंकि इक्वल था। पहले तो कैपिटल ई कॉमन लेकर नीचे लिख दिया आपने, यहाँ हो गया सिग्मा माइनस म्यू इंटू क्या हो जाएगा ये बेटा, ये भी सिग्मा, यहाँ भी म्यू इंटू सिग्मा, तो ये क्या बन गया, ई वाई इक्वल टू सिग्मा, सभी जगह से कॉमन लिया, तो यहाँ भी 1 माइनस 2 म्यू बच गया अंदर, अपॉन में कैपिटल ई, किसकी वैल्यू आ गई है, ई वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये ई एक्स आ गया, ये ई वाई आ गया। अब निकालेंगे क्या, ई जेड, देखिए सेम आ रहा है, ई एक्स जो था वही ई वाई है, सेम यही ई जेड आएगा आपका, हटा दें, नीचे वाला हटा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ई जेड भी यही आएगा, आप लिख लीजिएगा ये लाइन सेम, स्ट्रेन इन जेड एक्सिस, बेटा जेड एक्सिस में ई जेड बोल देंगे। अब जेड वाला पॉजिटिव लिखना है आपको, सिग्मा जेड अपॉन कैपिटल ई, माइनस में म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन कैपिटल ई, माइनस म्यू इंटू क्या कर रहे हैं, यहाँ वाई आएगा, एक्स आएगा, एक एक्स और एक वाई, क्योंकि जेड वाला पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो ई जेड इक्वल टू, इसको भी सिग्मा, इसको भी सिग्मा, सबको सिग्मा रखेंगे, बिकॉज तीनों स्ट्रेस की वैल्यू इक्वल है। नीचे तो आपका कैपिटल ई आ जाएगा, कैपिटल ई, ऊपर सब जगह सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, माइनस म्यू इंटू ये भी सिग्मा, माइनस म्यू इंटू ये भी
सिग्मा। अगर आप यहाँ से दोस्त सिग्मा कॉमन लेते हैं तो आपको ई जेड क्या मिल जाएगा, सिग्मा बाहर आ गया, ये बचेगा 1 माइनस 1 म्यू और 1 म्यू, ये 2 म्यू हो गया अपॉन में कैपिटल ई। तो आपने क्या देखा दोस्त, ये तीसरी इक्वेशन आ गई। आपने देखा ई वाई की वैल्यू, ई जेड की वैल्यू एंड ई एक्स की वैल्यू तीनों कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। और जस्ट मैंने अभी पीछे आपको क्या लिखा था, के इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई बी लिखा था, ठीक है। ये यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों को इस रेशियो को कहते हैं बल्क मॉडुलस के। तो हमें ई भी चाहिए, ई भी निकाल दीजिए। तो मैं ये हटा रहा हूँ, आप लिखते रहिएगा प्लीज़ है साथ साथ। एक तो टाइम मैनेजमेंट भी देखते चलना है, आपको समझ में आए ये भी देखना है, प्लस अपना भी टाइम देखना है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा ना, बार बार मिटाना पड़ रहा है तो समझते रहिएगा प्लीज़ है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है दोस्त, ई बी। ई बी इक्वल टू क्या होता है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला तीनों जोड़ दिया हमने। अब तीनों को जोड़ेंगे तो ई एक्स की वैल्यू क्या आई थी, जस्ट अभी आपने देखा था पीछे, आपने देखा था सिग्मा कॉमन लिया था, यहाँ आया था 1 माइनस 2 म्यू अपॉन में कैपिटल ई, प्लस सेम ई वाई की वैल्यू भी यही थी 1 माइनस 2 म्यू अपॉन कैपिटल ई, यहाँ भी यही थी सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू अपॉन में ई। हम ये भी कह सकते हैं तीनों इक्वल आ रहे थे, 3 गुना हो जाएगा, यानी ई भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू अपॉन में कैपिटल ई। किसकी वैल्यू आई है, ई वी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे के निकालना है, तो के बराबर फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, सिग्मा लिखा है, सिग्मा लिख दिया अपॉन में यहाँ कितना लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू लिख दो, किसकी, ई बी की वैल्यू ये वाली 3 सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू अपॉन में कैपिटल ई। समझ पा रहे हैं दोस्त, ये ई पहुँच जाएगा ऊपर और सिग्मा से सिग्मा हो गया कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ गया, के बराबर, दिख रहा है, यहाँ लिख दे इधर, के बराबर सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ई ऊपर पहुंच गया तो क्या हो गया, ई ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। ये चीज़ समझ आई, मतलब ये सिग्मा और सिग्मा आपस में कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ गया, तो ई अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू। इसको इस साइड ले जाओ तो आपका फॉर्मूला ये वाला बन के आ गया, दिख रहा है। यहाँ से जब आप इसको इस साइड ले जाएंगे इनटू में चला जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या आ गया 3 के 1 माइनस 2 म्यू। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, अगर दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से ई बराबर कितना आ गया दोस्त, इसको इधर लेकर 3 के हो गया 1 माइनस 2 म्यू हो गया, ये आ गया ई की वैल्यू। ये हो गया डेरिवेशन। कुछ था इसमें, बिल्कुल सिंपल तो था, वही चीज़ थी, बस आपको यहाँ पर एक अजम्पशन ध्यान रखना है। हम क्यूब लेते हैं, लेंथ ब्रेथ और थिकनेस तीनों बराबर रखेंगे, फेस सभी इक्वल है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तीनों बराबर हो जाएंगे, बस करते चलना है इजीली। पहले एक्स अक्ष की डायरेक्शन में स्ट्रेन बताओ, फिर वाई की डायरेक्शन में, फिर जेड की डायरेक्शन में, तीनों को जोड़ देंगे, ई भी मिल जाएगा, और के होता है सिग्मा अपॉन ई बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, आपका के इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन भी आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको रफ करते हैं और आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसका एक दूसरा डेरिवेशन भी है, कौन सा वाला डेरिवेशन दोस्त, ये मिटा दें, ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो ये पूछता है अक्सर आपसे। इसके 3 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे थे, एक ये था, दूसरा क्या था, ई बराबर 2g और 1 प्लस म्यू, एक ये था, ठीक है, ये दूसरा वाला। और तीसरा क्या था, तीसरा इन दोनों में रिलेशन पर आधारित था, ई बराबर 9 kg अपॉन में 3 के प्लस में g, ये तीसरा था। देखो तीसरा डेरिवेशन, ये तो पहला आप कर चुके, ठीक। ये तीसरा जो डेरिवेशन है बहुत सिंपल है, इन दोनों की हेल्प से आपको ये तीसरा ले आना है। अब आप सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आपको इतनी कैलकुलेशन आती होगी, इन दोनों से ये आप कैसे लाएंगे। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दोनों में म्यू नहीं आ रहा, ई भी है, के भी है, जी भी है, तो इन दोनों से किसी एक से म्यू की वैल्यू निकाल कर किसी दूसरे में रख देना, आपको बहुत आसानी से ये वाला डेरिवेशन निकल आएगा। तो पहले मैं इन दोनों से ये तीसरा निकाल कर दिखा देता हूँ, फिर आपका केवल ये सेकंड वाला बचेगा। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको, तो खुद से कर लेना होगा, तो आपको टाइम बच जाएगा थोड़ा, ठीक है।
हिंट दे देंगे इसके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं तीसरा वाला इन दोनों से ले आता हूँ, ठीक है। इसको मान लो आप क्या करेंगे दोस्त, इसको मान लिया आपने फर्स्ट एक इक्वेशन, ये दूसरी, ये दोनों आपको याद रखनी है। इसका डेरिवेशन करने के लिए इसका पार्टिकुलर कोई डेरिवेशन नहीं है, इन दोनों से ही ये बनता है, ठीक है। एक्चुअल में एग्जाम में आपसे या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे बेस्ड, जो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए आप यहां से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 से म्यू की वैल्यू निकालो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से म्यू की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले गए आप और 1 को इधर ले जाओ, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका, कैपिटल ई ये था, नीचे आ गया 2g, कुछ बुकों में बेटा जी को सी से दिखा रखा होगा, और फिर आप 1 को ले जाएंगे, 1 इधर जाके माइनस हो गया, ये आ गया म्यू की वैल्यू। इसको पुट कर दो कहाँ पर, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दो। यहाँ पर म्यू के प्लेस पर तो क्या आ जाएगा आपका, ई इक्वल टू 3k, और बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो एक, 1 - 2, और फिर म्यू के प्लेस पे ऐसा रख दो, कितना है ये, e/2g - 1, ठीक है। ये बताइए सभी को क्लियर हो रहा है ना इतना, ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है इस डेरिवेशन में। अब मैं पहले दोनों से तीसरा फॉर्मूला आपको ला के दिखाता हूँ कैसे आता है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा e बराबर 3k, अंदर देखिए 1 है माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ ब्रैकेट 2 है, अंदर हो जाएगा ये e माइनस में हो गया बेटा 2g, अपॉन में हो गया 2g। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कट गया, g इधर चला गया, 3k इधर गया, g माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस e, प्लस में हो जाएगा 2g, क्या समझे, नीचे तो कुछ बचा नहीं, नीचे g बचा, सॉरी नीचे क्या बच गया, g बचेगा, g बच गया, 1 मिनट, नीचे बच गया g। समझ आया क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, सिंपल इसको इधर ले गया हूँ मैं, ठीक है। तो g हो गया माइनस में, फिर अंदर मल्टीप्लाई माइनस का e, और ये वाला प्लस का हो गया 2g, अपॉन में g आ गया एलसीएम वाला। अब यहाँ से क्या आ गया आपका, आप देखो 2g और एक g, 3g हो गया, तो यहाँ हो सकता है कितना आपका 3k हो गया, अंदर कितना आएगा आपका, अंदर हो गया बेटा 3g माइनस में e अपॉन में कैपिटल g। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आपको लाना क्या है, आपको रिलेशन लाना है k में और g में, ठीक है। e की वैल्यू e के बराबर, यहाँ भी बेटा e है, ये e बराबर चल रहा है ना, e बराबर। अब आपको आसान रहेगा, आप e की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकाल सकते हैं, इस g को ले जाओ इस साइड, तो ये हो जाएगा e इंटू जी बराबर 3k। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें अंदर, तो अगर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 3 9 kg हो गया, माइनस में हो जाएगा 3k इंटू ई, k इंटू ई वाला पार्ट इधर ले आओ, तो यहाँ हो गया e इंटू जी प्लस में 3k इंटू ई इक्वल टू 9 kg, क्या हो गया बेटा 9 kg। अब यहाँ से e कॉमन ले लो, e कॉमन ले लो, बाकी जो बच गया नीचे ले आओ, इधर तो 9 kg था, नीचे क्या आएगा, e को छोड़ के इधर तो 3k है, और प्लस में इधर क्या बेटा g है, तो ये क्या आ गया आपका फॉर्मूला आ गया। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, इतना आप सब जानते होंगे। बस या तो इससे निकाल दो म्यू की वैल्यू, या इससे, मुझे इससे आसान लग रहा था मैंने इसलिए इससे म्यू की वैल्यू निकाल दी, इसको 1 में पुट कर दिया म्यू के प्लेस पर, सॉल्व कर देगा, ई बराबर निकाल के रख दिया, आंसर। तीसरा डेरिवेशन भी आप सबका हो गया। अब जो दूसरा वाला डेरिवेशन है, दूसरा वाला कौन सा वाला बेटा, दूसरा वाला, सेकंड वाला जो डेरिवेशन ये वाला, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना, चूंकि यहाँ पर आ रहा है जी, और जी होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है, टाउ अपॉन फाई। अब टाउ अपॉन फाई है, फाई के लिए एंगल एनालिसिस मेथड लगेगा, जिसमें एक डायग्राम बनता है, और एंगल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। चलिए, बोर तो नहीं हो रहे ना कोई, अगर बोर वगैरह हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके, आपको अगली बार से जोक वगैरह भी लाया करेंगे तैयार करके, थोड़ा हंसते खेलते पढ़ेंगे, है ना, टेंशन नहीं लेनी। मैं क्या बताने जा रहा था, मैं बोल रहा था आपसे अब सेकंड वाले डेरिवेशन के बारे में, कि आप इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज उसमें एंगल एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, जी निकालना थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, टाउ अपॉन फाई होता है। और टाउ अपॉन फाई का मतलब क्या है, जैसे ये कोई आपका सेक्शन है, क्यूब का ही कोई सेक्शन ले रखा आपने, नीचे आपने इसको फिक्स कर दिया, तो जब आप इस पर यहाँ पर कोई शियर फोर्स F लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, यहाँ का कोई पॉइंट होगा वो यहाँ पहुँच जाता है, आपको पढ़ाया है इस तरह से, और यहाँ कोई पॉइंट होता है वो आगे यहाँ पहुँच जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर यहाँ बनता है फाई, ये वाला एंगल क्या बनता है बेटा, फाई बनता है, ये फाई बनता है। और इस फोर्स के कारण इसमें टाउ उत्पन्न होता है, टाउ, यहाँ भी टाउ उत्पन्न होगा, सब जगह टाउ होगा, इधर भी टाउ उत्पन्न होगा, इधर भी टाउ होता है। अगर आपने इसकी डायरेक्शन इधर ले रखी तो इसकी इधर साइड लेते हैं,
और इसके नीचे लेते हैं और इसके ऊपर, वो बता देंगे आपको आगे जाके कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर इसको अभी पेंडिंग में रखता हूँ। क्यों रखता हूँ पेंडिंग में? क्योंकि आपको शियर स्ट्रेस एनालिसिस जब पढ़ाएंगे वहाँ इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि तो आपको यहाँ से फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वाली, और फाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है tan फाई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan फाई, ठीक है। या फिर मैं आपको इसका एक काम करता हूँ, अपने हाथ से लिख करके नोट्स में शॉर्ट सिंपल जो आपको बुक में दे रखा है उससे, बिकॉज इसमें बहुत बड़ा है, टाइम लग जाएगा बहुत। देखिए ये सब इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा, ये डायग्राम है पूरा, यहाँ पर समझाना पड़ेगा आपको, फिर ये वाला एंगल एनालिसिस, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इधर जाके यहाँ के सॉल्व हुआ पूरा पेज खत्म करने के बाद, ठीक है। तो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखता हूँ। बहुत टफ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया ये वाला, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। फिर भी आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको PDF दे दूँगा, एक पेज का सिंगल, या फिर टेलीग्राम पर पोस्ट भेज दूंगा, ठीक है। किसकी? केवल इसकी टेलीग्राम पर एक पोस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके आप इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा, हाथ से लिख करके भेज देंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, नहीं भी समझ आएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और वहाँ आपको इसका डेरिवेशन फिर से करा दूंगा दोबारा से। बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। हालांकि इसका इंपॉर्टेंट था और हमने जो डेरिवेशन स्टार्टिंग में की है उसी पे बेस्ड था, तो आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला टॉपिक, सेल्फ वेट वाला डेरिवेशन, ठीक है। उसको भी समझ लीजिए दोस्त, लेकिन आपके कुछ बुकों में नई वाले सिलेबस में दे नहीं रखा है सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन कितना होता है। फिर भी डेरिवेशन आपके सामने कर देता हूँ, मैंने पहले ही बोला, आप कर रहे हैं तो सारे ही कर देते हैं, जिससे कोई कैसी भी दिक्कत ना हो। तो सेल्फ वेट को करते हैं, चलिए आगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अगला डेरिवेशन देखते हैं हम, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट वाला, यानी किसी भी छड़ के स्वयं के भार के कारण जो लंबाई में परिवर्तन होता है उसकी बात करते हैं। इसके दो डेरिवेशन है, पहला है प्रिज्मेटिक बार के लिए, दूसरा होगा कॉनिकल बार के लिए। तो प्रिज्मेटिक बार ये होती है, यानी ऐसी कोई भी छड़ जो पूरी लंबाई तक सेम मोटाई की हो, यानी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह सेम हो, उसे प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये फॉर्मूला आपको बताया था, डेल्टा एल इक्वल टू लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2E आता है, या फिर WL अपॉन 2AE आता है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रहता है तो A नहीं रहता, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहता, A आ जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या एक डायग्राम लिया, कोई भी ध्यान से समझेंगे। ये कोई प्रिज्मेटिक बार ले ली जिसका स्वयं का वेट नीचे की ओर W काम कर रहा है, ये क्या है? ये इसका स्वयं का वेट है W नीचे की ओर जो लग रहा है। इसकी लेंथ टोटल L थी। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए हमने क्या किया, इसमें यानी इसके बॉटम से बाई दूरी पर एक पट्टी मान ली। पट्टी मतलब बेटा स्ट्रिप होता है, इंग्लिश में आप इसको स्ट्रिप कह सकते हैं, हिंदी में आप पट्टी कह सकते हैं। आपने एक पट्टी ले ली है कोई, जिसकी मोटाई कितनी है, डेल वाई मोटाई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेल वाई मोटाई की लंबाई में कितनी चेंजिंग आ रही है, उसी के हिसाब से हम टोटल छड़ की लंबाई में चेंज ज्ञात कर लेंगे। तो मैं इस पट्टी को बाहर निकाल के अलग बना लेता हूँ। सपोज ये जो पट्टी आपको यहाँ दी गई है, मैंने इसको यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, इससे निकाल के बाहर बना दिया जूम करके इस तरह से। आपने क्या देखा, इसकी जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की मोटाई है, पट्टी की मोटाई डेल वाई है, वो डेल वाई, और मान लिया इस फोर्स W की वजह से, जो फोर्स W आ रहा था नीचे की ओर, इस W फोर्स की वजह से इसकी लंबाई में जो चेंज आया दोस्त, लंबाई में चेंज, वो आपने मान लिया कितना आया, आपने डेल्टा बाई मान लिया। हमें निकालना डेल्टा L था, लेकिन हमने केवल पट्टी में मान लिया। पहले लिखेंगे पट्टी के लिए, किसके लिए, हिंदी में कह देना दोस्त, पट्टी के लिए। बहुत सिंपल है, समझेंगे ध्यान से। पट्टी के लिए अंग्रेजी वाले बच्चे बोल सकते हैं फॉर स्ट्रिप, यानी स्ट्रिप के लिए। इस स्ट्रिप के लिए क्या करेंगे आप, अब ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़, आप इसमें स्ट्रेस निकालेंगे कितना आ रहा है, फिर स्ट्रेन निकालेंगे। पहले लिख देता हूँ मैं स्ट्रेस इन स्ट्रिप, स्ट्रेस इन स्ट्रिप, समझते चलिएगा, बहुत इजी लगेगा आपको। हिंदी वाले बच्चे कहते हैं पट्टी में प्रतिबल। प्रतिबल आप सभी जानते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब इस पट्टी पे कितना फोर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सेल्फ वेट ले रहे हैं। अब आप किसी भी चीज़ का सेल्फ वेट निकालें, क्या करें, किसी भी चीज़ का आप निकाल रहे हैं सेल्फ वेट। सेल्फ वेट अगर आपको किसी भी चीज़ का निकालना हो, जैसे यहाँ पर सेल्फ वेट W है, तो हमें W की वैल्यू निकालनी है। तो आपने सबने पढ़ा है क्या, एक तो आपने रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा है, लेकिन हम लैम्डा कहते हैं क्या, वेट अपॉन वॉल्यूम को। वेट डेंसिटी है ना लैम्डा, तो वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम वेट निकालेंगे, वॉल्यूम को इधर ले जाओ, तो आपको वेट इक्वल टू क्या मिल जाएगा दोस्त, लैम्डा इंटू वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल गया, लैम्डा इंटू वॉल्यूम। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त।
लैम्डा इंटू वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एरिया कह सकते हैं इंटू में, और इस पट्टी की जो मोटाई थी कितनी थी बेटा, यहाँ पर पट्टी की मोटाई डेल वाई थी, क्योंकि अभी जस्ट पीछे आपने देखा था वॉल्यूम इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई कह दिया आपने, तो लंबाई इंटू चौड़ाई को तो आपने बोल दिया एरिया है, मोटाई को आपने दिखा दिया कितनी मोटाई थी इसकी, तो हम इसको वॉल्यूम को एरिया इंटू डेल वाई भी दिखा सकते हैं। क्या समझे, सभी को समझ आ रहा है? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसका जो सेल्फ वेट W आ गया, सेल्फ वेट W वो कितना आ गया, इतना आ गया, तो हम यहाँ फोर्स की जगह W रखेंगे, क्योंकि हमें फोर्स की जगह क्या सेल्फ वेट के कारण निकालना है, स्ट्रेस इन स्ट्रिप, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, फोर्स के प्लेस पर रख दो इसे, लैम्डा इंटू में क्या है एरिया इंटू में डेल वाई, अपॉन में यहाँ पर नीचे एरिया था, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया ये, लैम्डा इंटू डेल वाई। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, मोटाई नहीं लेंगे बल्कि दूरी लेंगे। ये दूरी कितनी दूरी पर था, ये मोटाई के प्लेस पर दूरी y लिखेंगे, यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर डैट, बट यहाँ पर आपको y डिस्टेंस लेना है ना, क्योंकि ये पट्टी आपने कितनी डिस्टेंस पे ले रखी है, उस डिस्टेंस को लेंगे, एरिया इंटू डिस्टेंस, इस तरह से, ठीक है। कोई अलग नई चेंजिंग नहीं किया आपने, बस एरिया लिया इसका, इंटू में y लिख दिया है। ये तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया सिग्मा, ठीक, ये आ गया एक चीज आपको स्ट्रेस। अब निकालेंगे स्ट्रेन, स्ट्रेन इन स्ट्रिप, स्ट्रेन में लेंगे उसे डेल वाई को, स्ट्रेन इन स्ट्रिप। अब स्ट्रेन को हम स्मॉल ई से दर्शाते हैं, आप सबने पढ़ा है क्या, इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल होता है बेटा, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, बट यहाँ पट्टी में कितना है, तो पट्टी में लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा वाई हुआ है, डेल्टा वाई अपॉन इसकी वास्तविक लंबाई कितनी थी, डेल वाई थी, डेल वाई। ये चीज़ बताइए, सभी को समझ आ रहा है? ये पट्टी में हमने स्मॉल ई निकाल लिया, ठीक है, ये चीज़। अब चूंकि हम जानते हैं जो कैपिटल ई होता है बेटा, वो सिग्मा अपॉन स्मॉल ई होता है, सिग्मा अपॉन स्मॉल ई होता है। सिग्मा की वैल्यू क्या है, ऊपर आपको दिखाई दे रही है कितनी है, लैम्डा इंटू वाई है, अपॉन में स्मॉल ई की वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल वाई, जो अपॉन डेल वाई है ऊपर बन जाएगा, अभी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल वाई, ठीक है। यहाँ से कैपिटल ई आपको क्या मिल गया दोस्त, कैपिटल ई की वैल्यू मिल गई, यहाँ से आपको डेल वाई को ऊपर ले गए आप, तो लैम्डा इंटू डेल वाई, या मैं मुझे यहाँ पर ये वाई, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते कोई बात नहीं, डेल वाई अपॉन में ये आप, यहाँ तक समझ आया, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको ऊपर ले गए आप, ठीक। डेल वाई को इधर ले जाओ, ई को इधर ले आओ, तो यहाँ से डेल वाई की वैल्यू आप सभी को मिल जाएगी। यहाँ से डेल वाई क्या मिल गया आपको, ये मिल गया लैम्डा वाई डेल वाई, ये डेल्टा है सॉरी, अपॉन में ई आ गया, ई ये मिल गया आपको। ये बताइए इतना समझ आ रहा है? तो पट्टी में जो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, पट्टी की लंबाई में जो परिवर्तन था, इलोंगेशन था, वो इतना आ गया, लैम्डा बाई डेल वाई अपॉन ई। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सामने समझेंगे आप, ठीक है। मैंने पहले स्टार्ट करने से पहले ही बोला था आपसे, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा बिकॉज डेरिवेशन चल रहे हैं, इसलिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये पट्टी बना ली थी, और इस पट्टी की लंबाई में जो परिवर्तन हुआ डेल्टा वाई हो रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर स्ट्रेस निकाला पहले पट्टी में, जो होता है सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम सेल्फ वेट निकालेंगे, पट्टी का सेल्फ वेट कितना आ रहा है। तो आप जानते हैं वेट डेंसिटी लैम्डा बराबर डब्ल्यू अपॉन बी होता है, डब्ल्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू बी हो गया, आयतन है, आयतन हो जाएगा एरिया और इंटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई थी, एरिया इंटू डिस्टेंस कर लिया, ठीक है। इस वैल्यू को हमने कहाँ पर लिख दिया बेटा, फोर्स के प्लेस में यहाँ रख दिया, नीचे एरिया से एरिया कट गया, लैम्डा बाई आ गया स्ट्रेस की वैल्यू। अब स्ट्रेन निकाला पट्टी में, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल होता है, तो डेल्टा एल मतलब लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई, पट्टी की लंबाई में डेल्टा बाई परिवर्तन हुआ है और डेल वाई इसकी वास्तविक लंबाई थी, तो डेल्टा बाई अपॉन डेल वाई हो गया, ठीक। अब आपने क्या किया, कैपिटल ई निकाल दिया, कैपिटल ई का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन स्मॉल ई होता है, दोनों की वैल्यू रख करके यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ डेल वाई को ऊपर ले गए और डेल्टा वाई निकाल दिया, यहाँ से इतना आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया पट्टी में परिवर्तन, हटा रहे हैं हम इसको, टोटल को हटा रहे हैं, आप चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है, हटा दें, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ क्या, मैं निकालने वाला हूँ इलोंगेशन फॉर होल बॉडी या होल बार। ये तो पट्टी के लिए निकाल दिया आपने यहाँ तक, अब लिखेंगे आपका इलोंगेशन फॉर होल बार, यानी संपूर्ण छड़ के लिए इलोंगेशन, संपूर्ण छड़ के लिए इलोंगेशन। इसका कर देंगे बेटा इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन दोनों साइड का। तो यहाँ पर कितना है, ये आपका डेल्टा वाई है, ये आप सीधे ऐसे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, पट्टी में इलोंगेशन कितना था,
डेल्टा वाई था पट्टी में, और टोटल छड़ में इलोंगेशन कितना आएगा। अगर इसकी लंबाई बढ़ेगी छड़ की कुछ, तो मान लिया वो लंबाई जो बढ़ी कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा वाई आ रहा था, यहाँ डेल्टा एल आएगा। सीधे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली डेल्टा एल बराबर इंटीग्रल ऑफ, इस साइड का कर दो इंटीग्रल, इंटीग्रल कितना है, लैम्डा बाई इंटू डेल वाई अपॉन में कैपिटल ई। लिमिट बेटा 0 से लेके बॉटम पे 0 है, यहाँ से एल लंबाई थी टोटल, 0 से लेके एल लंबाई तक। इतना समझ आया। आगे देखिए डेल्टा एल इक्वल टू लैम्डा और ई कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे इनको, लैम्डा और ई बाहर ले लिया, अंदर केवल वाई बच गया, इंटीग्रल ऑफ वाई इंटू डेल वाई। डेल वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट में वाई का करना है इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन आप सभी जानते होंगे, ये लैम्डा ई है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, सभी जानते हैं इतना। 0 से एल लिमिट है, पहले अपर लिमिट लिखेंगे, बाद में माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे। तो डेल्टा एल आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन ई, ब्रैकेट के अंदर इसको एल लिख दिया आपने, तो एल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, बाद में 0 रखेंगे, पीछे 0 हो जाएगा। तो आप सभी को समझ आ गया होगा डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ गई। यहाँ से डेल्टा एल आपको यहाँ से क्या मिल गया दोस्त, लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2ई। क्या आप ऊपर देख रहे हैं, क्या आपको यही डेरिवेशन करना था, यही वैल्यू आपको निकाल के लानी थी। आपके सामने डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, इसका क्लियर हो गया, सभी दोस्तों को समझ आ गया। ठीक है, अब इससे ये कैसे लाएंगे निकाल के, इसे लाना बहुत आसान है, इसको भी देख लीजिए। डायग्राम का कोई यूज नहीं रहा, मैं मिटा रहा हूँ इसको, डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, इतना ही यूज था इसका बस। अब देखो, चूंकि हमने अभी क्या देखा था, हमने देखा था लैम्डा बराबर डब्ल्यू अपॉन वी, देखा था ना। तो लैम्डा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी है, हम इसके प्लेस पे पुट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से डेल्टा एल इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा के प्लेस पे आपने डब्ल्यू अपॉन वी रखा, अपॉन वी, तो यहाँ वी रख दिया, नीचे ई था। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, डब्ल्यू अपॉन वी रख दिया लैम्डा के प्लेस पे, डब्ल्यू अपॉन वी नीचे आ गया। तो यहाँ से डेल्टा एल कितना मिल गया आपको, ये डब्ल्यू है, एल स्क्वायर है, अपॉन 2 है, जो बी होता है इसको एरिया इंटू लेंथ कह सकते हैं हम। ठीक है, ये कैपिटल ई है, इस एल से ये पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया डेल्टा एल आपका, ऊपर बचा डब्ल्यू एल, नीचे बच गया 2 बचा, ए बचा और ई बचा। समझ आ गया, इससे ये भी आपको मिल चुका है, इसमें कोई कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी को समझ आ गया, चलिए ठीक है। ये तो हो गया कौन सा आपका प्रिज्मेटिक बार के लिए। अब एक और है लास्ट कैनोनिकल बार, कॉनिकल बार का, यानी शंकु आकार अगर कोई बार दे रखी हो उसका और देख लेते हैं। उसमें कोई विशेष चेंजिंग नहीं आएगी, तरीका यही रहेगा, सिर्फ आयतन की वैल्यू चेंज होगी वहाँ पर, बिकॉज प्रिज्मेटिक बार का वॉल्यूम अलग होता है और जो शंकु होता है शंकु का आयतन अलग होता है। फॉर्मूले बदलेंगे, तरीका सेम यही रहेगा। ठीक है, इसको रफ करें, इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला डेरिवेशन। तो चलिए दोस्तों, फिर हम इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हम कॉनिकल बार के लिए इलोंगेशन का डेरिवेशन करेंगे, जिसका फॉर्मूला लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 6e आता है या फिर डब्ल्यू एल अपॉन 6ae आता है। उसमें 2 आ रहा था, यहाँ पर इसमें 6 आता है। इसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल वही सेम मेथड रहेगा। क्या किया आपने, एक कोई कोन ले लिया, कोन आप सभी जानते हैं ना, इस तरह का कोन होता है, ऐसे तो होता है कोन, यहाँ पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है इसका, ऐसे करके। ठीक है, जैसे आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी सभी बच्चों ने, तो जैसे कोन की आइसक्रीम होती है सेम उसी तरह का होता है ये। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, जो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन है उसको यहाँ से हाइड कर दिया, वो दिखा नहीं रखा है, सर्कुलर जो रहता है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर ट्रेंगल टाइप से बना दिया। एक्चुअल में जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी होगा इसका, ऐसे 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 सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहता है। सभी को समझ आ रहा है ना, इस तरह से रहता है। और यहाँ पर इसको ऊपर से फिक्स किया हुआ है, यहाँ इसको फिक्स कर रखा है इस तरह से, ऊपर से इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, इस तरह। तो वो सर्कुलर वाला सेक्शन यहाँ नहीं दिखा रखा, सिंपल यहाँ क्या दिखा रखा है आपको, रेडियस दिखा रखी है डायरेक्टली। यहाँ पर डायरेक्टली रेडियस दिखा रखी है कि इसकी रेडियस कैपिटल आर है। इसमें आपने एक पट्टी मान ली, सेम जैसे पीछे मानी थी वैसे ही, नीचे से बाई दूरी पर, नीचे से कितनी बाई दूरी पर एक आपने स्ट्रिप ले ली, एक पट्टी ले ली। यहाँ पर इस पट्टी की रेडियस है स्मॉल आर, मतलब यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर, उसकी रेडियस स्मॉल आर है। और इस कोनिकल बार की रेडियस कैपिटल आर थी। पट्टी जो है नीचे से बाई दूरी पर है, मोटाई इसकी डेल्टा वाई है। ठीक है, सॉरी डेल वाई है। और ये एल इसकी टोटल लेंथ थी, जिसमें हमें इलोंगेशन बताना है। यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये एल है। इतना सभी को समझ आया। मैंने इस पट्टी को बाहर निकाल दिया, यहाँ से आपने क्या किया दोस्त, इस पट्टी को बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये वाली
जिसकी मोटाई डेल वाई है यहाँ से यहाँ तक, और इस पर जो सेल्फ वेट डब्ल्यू लग रहा है इसके कारण इसकी लंबाई में कुछ चेंज आएगा। ये लंबाई में चेंज आया, सेम पहले की तरह डेल्टा वाई मान लिया आपने इसको। डेल वाई मोटाई थी, डेल्टा वाई क्या हो गया, लेंथ में चेंज आ गया। ठीक है, इतना आप सभी को समझ आ रहा है। सेम मेथड से क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट स्ट्रेस इन स्ट्रिप, स्ट्रेस इन स्ट्रिप यानी पट्टी में कितना प्रतिबल होगा उसे निकालेंगे। सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है दोस्त। फोर्स यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ वेट होगा। क्या होगा, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट होगा W, फोर्स जो होगा। ठीक है, सेल्फ वेट की वैल्यू लैम्डा इक्वल टू W अपॉन V होता है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा W बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू V आ जाएगा। अब यहाँ एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ आयतन जो लेंगे हम कोन का लेंगे। क्या, कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। और कोन का वॉल्यूम आप सभी को पता होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सभी दोस्तों ने पढ़ा है ना ये। तो आपको यहाँ पर मैं पहले तो लिख देता हूँ सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स के प्लेस पे लैम्डा इंटू वी लिखेंगे, अपॉन में नीचे एरिया है लैम्डा इंटू में बी की जगह पे 1/3 पाई, और स्ट्रिप की रेडियस कितनी है बेटा, स्ट्रिप की रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर ही रहेगा यहाँ, इंटू में हाइट एच, एच मतलब यहाँ बाई दूरी है, बाई डिस्टेंस आ गया। सभी को समझ आ रहा है। नीचे क्या है बेटा, नीचे एरिया ए है। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक सभी दोस्तों को क्लियर हुआ। आप चाहे तो यहाँ पर इस पट्टी का एरिया भी दिखा सकते हैं लिख करके, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि कट सके। तो पट्टी का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सिग्मा कितना आ गया यहाँ से निकल के, लैम्डा इंटू वाई अपॉन में 3, क्या आ गया, सिग्मा की वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, बिल्कुल आसान सिंपल तरीके से चल रहे हैं हम। लैम्डा इंटू वी जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच यहाँ पर दूरी है बाई जो है। ठीक है, और रेडियस इसकी स्मॉल आर ही थी, यहाँ लिख दिया। एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर, सभी जानते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, आगे आगे लिखेंगे स्ट्रेन इन स्ट्रिप। क्या लिखेंगे आगे, स्ट्रेन इन स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब होता है दोस्त पट्टी, पट्टी का स्ट्रेन। फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, E बराबर डेल्टा L अपॉन L होता है, लेकिन यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन डेल्टा वाई हो रहा है, डेल्टा वाई हो रहा है। ओरिजिनल जो लंबाई थी कितनी थी दोस्त, डेल वाई थी, डेल वाई। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया स्ट्रेन। दूसरी चीज़ कैपिटल E आपको निकालना है, आप सभी समझदार हैं। सिग्मा अपॉन स्मॉल ई आता है, सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। सिग्मा के प्लेस पर सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, ई के प्लेस पे ई की वैल्यू रखेंगे। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू वाई अपॉन में 3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू अपॉन करके लिख दे रहा हूँ कितनी है, डेल, या फिर नीचे लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, यही लिख देते हैं। ठीक है, डेल्टा वाई है ये, और ये जो डेल वाई है अपॉन वाला ऊपर पहुँच जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा इन शॉर्ट, इतना आप सबको आता होगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिग्मा के प्लेस पर सिग्मा की ये वैल्यू लिखी, लैम्डा वाई अपॉन 3, स्मॉल ई के प्लेस पर डेल्टा वाई अपॉन डेल वाई, तो अपॉन वाला डेल वाई ऊपर पहुंचा दिया है, सिर्फ इतना किया है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू डेल्टा वाई, पट्टी में कितना चेंज आया। ठीक, तो डेल वाई देखिए कितना आएगा, यहाँ से आगे डेल वाई इक्वल टू जितना इधर लिखा है लैम्डा वाई डेल वाई, ये डेल्टा वाई निकालना है, अपॉन में यहाँ 3 था, और ये वाला ई इधर आ जाएगा, जब इसको इधर लेगा तो ई आ गया, ये आ गया आपका क्या, पट्टी में आ गया, पट्टी में। ठीक है, इतना यहाँ तक बताइए, समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको जस्ट इसका इंटीग्रल करना है टोटल इलोंगेशन निकालने के लिए। हटा दें इसको, हटाते हैं, हटाते हैं, बस इतने में हो जाएगा। वैसे कुछ नहीं, बस आयतन का फॉर्मूला चेंज हुआ, बाकी पीछे जैसे ही है सेम। इलोंगेशन इन होल बॉडी, इलोंगेशन इन होल बार, होल बार में इलोंगेशन डेल्टा एल होगा। इंटीग्रल कर दीजिए किसका, इसका लैम्डा बाई डेल वाई अपॉन 3 कैपिटल ई, लिमिट वही 0 से L रहेगी। डेल्टा L इक्वल टू, इसमें से लैम्डा कॉमन है, नीचे 3E कांस्टेंट है ना, ये 0 से L, यहाँ y है, यहाँ डेल वाई है। डेल्टा L इक्वल टू लैम्डा अपॉन 3E, y का हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल। ठीक है, 0 से L तक लिमिट। समझ पा रहे हैं ना, आपकी तरफ देख नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, समझते रहिएगा। जहाँ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन है आपके लिए बना हुआ,
उसमें लिखिए और समझा दीजिए, फिर पूछ लीजिए, मतलब समझा देंगे। देखो इसको यहाँ रखेंगे तो क्या हो गया, L²/2 हो गया, माइनस यहाँ 0 हो गया। ठीक है, सभी को समझ आया? तो आपको यहाँ से डेल्टा एल का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, मिलने वाला है जस्ट अभी। देखिए डेल्टा एल इक्वल टू ऊपर हो गया λL² अपॉन 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6e, आ गया मज़ा। ठीक है, यही है, ऊपर भी देख लीजिए। बाकी इससे ये कैसे लाना है, आ जाइए, हो जाइए शुरू हमारे साथ साथ। ये सब आपको खुद से कर लेना है इजीली। इसको भी आप हमारे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा एल बराबर लैम्डा के प्लेस पर W/V लिखते हैं। यहाँ 6 था पहले से, यहाँ V लिख दिया आपने, ई मतलब लैम्डा के प्लेस पर W/V लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या कह सकते हैं, WL, वही चीज़ है अब तो 6, इसके प्लेस पे एरिया लिख दीजिए, इंटू में लेंथ L लिख दीजिए, और यहाँ पीछे E है। डेल्टा L W, एक L पावर कैंसिल, WL ऊपर बचा, नीचे 6AE हो गया। समझ आ गया? छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका इलोंगेशन वाला पार्ट भी हो गया, मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका कवर हो गया डेरिवेशन वाला। अब आपके 2 टॉपिक रह गए, कौन कौन से, एक रह गया कंपोजिट सेक्शन और एक रह गया थर्मल स्ट्रेस। तो मैं क्लास को अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, बिकॉज अपलोड भी करनी है, अभी एक्सपोर्ट होने के बाद अपलोड होगी, टाइम लग जाएगा, फिर आप इतनी रात तक जग नहीं पाएंगे, तो आपको क्लास देर में प्रोवाइड ना हो, इसलिए इसको मैं इतना ही रोक रहा हूँ अभी। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में आपका थर्मल स्ट्रेस और कंपोजिट सेक्शन दोनों करा के, कंपोजिट सेक्शन बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा आसान है, हो जाएगा 2-3 मिनट में हो जाएगा। थर्मल स्ट्रेस भी मुश्किल से आपका 10 मिनट में हो जाएगा। तो फिर दोनों करने के बाद क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक आपका काम है वीडियो को लाइक और शेयर करने का। वास्तव में आपकी हेल्प हो रही है क्लास से, आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं, क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और सबसे ज़रूरी चीज़, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिस पे कि मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। क्विज़ भी मैंने कंटिन्यू कर दिया है, डेली एक क्वेश्चन सुबह को मिलता है आपको क्विज़ वाला, उससे भी आप आंसर देते हैं, अच्छा लगता है। और इसके अलावा आपको जो मैंने अभी एक छोटा सा बताया था आपको, डेरिवेशन, छोटा सा नहीं बड़ा सा डेरिवेशन जो छोड़ दिया था बीच में, उसका भी आपको टेलीग्राम पर ही पोस्ट मिल जाएगा कि उसका डेरिवेशन कैसे करना है। बाकी अनइम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।